कुछ दिन पूर्व हमारे ऑफिस में एक लड़की आई। लड़की के चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो परेशान है। और परेशान भी क्यों, एक छोटी सी बात को लेकर के। उसने छूटते ही कहा कि आचार्य जी, मैं मांगलिक हूं। अब मांगलिक हूं तो इसका मतलब मेरी शादी देरी से होगी। अब बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा पूरा परिवार मेरा जीवन साथी ढूंढने में लगा हुआ है और 3 साल हो गए पर अभी तक कोई बात नहीं बन रही। मित्रों, आज का जो टॉपिक मैं जो लेने जा रहा हूं वो इसी बात पर है। क्या मांगलिक दोष के कारण क्या सचमुच विवाह देरी से होता है या मात्र केवल एक मिथ है? यदि आप ज्योतिष आसान सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आ रहा है हमारा नया कोर्स फरवरी 2026 में। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक पर तुरंत क्लिक करें और कॉल करें। देखिए, समझने वाली बात यह है, वो जो लड़की कह रही है वो ऐसे ही नहीं कह रही है। उसको बहुत सारे ज्योतिषियों ने केवल मात्र मांगलिक दोष देख करके ही ये बोल दिया कि आप तो मांगलिक हैं, तो आपका तो 28 से पहले विवाह हो ही नहीं सकता। अभी वो प्रेजेंट में जो लड़की है वो मात्र 26 वर्ष की आयु की है। तो आइए समझते हैं, क्या ये मांगलिक दोष वास्तव में देरी का संकेत है या कुछ और है? जब हम विवाह करते हैं या विवाह का मन बनाते हैं तो 2 बातें होती हैं। पहली चीज, विवाह का समय पर हो जाना। दूसरी बात, विवाह के बाद विवाह का या वैवाहिक संबंध अच्छे से चल पाना। दोनों बातें अलग अलग हैं। सबसे पहले मैं टाइमिंग ऑफ मैरिज की बात करता हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए। आप लोग हमारे वीडियो को प्यार तो बहुत देते हैं, पर कभी कभी लोग ये समझ लेते हैं कि यार ये टॉपिक तो हम कई बार सुन चुके हैं, तो वो वीडियो के एंड तक नहीं रुकते और कभी कभी बातें जो है एंड में ही जा कर के एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचती हैं। सबसे पहले हम मांगलिक दोष क्या विवाह में देरी करता है, तो इसका उत्तर है ये पूर्णतः अर्ध सत्य है। मैंने पिछले 25 वर्ष की ज्योतिष की प्रैक्टिस में पाया है, जो मांगलिक हैं उनका विवाह भी जल्दी होता है। और ऐसा एक नहीं, हजारों कुंडलियों में हमने ये पाया है। मंगल दोष विवाह के में देरी का परिचायक नहीं, अपितु विवाह को सही ढंग से या सही समय पर करवाना, ये 2 चीजों की जिम्मेदारी होती है। उसको हम समझने का प्रयास कर लें तो हमारे दिमाग से ये एक बहुत बड़ी जो भ्रांति है ये भी निकल जाएगी। विवाह को टाइमिंग पर सही करेक्ट टाइम पर करवाने के लिए 2 फैक्टर जिम्मेवार है। एक है 7th हाउस एंड 7th लॉर्ड, यानी कि सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी। इसका बहुत बड़ा महत्व है और हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में अलग राशि होती है। जरूरी नहीं जो एग्जाम्पल मैंने ये दिया है आपका वही हो। 1 से लेकर के 12 तक
यानी कि मेष राशि से मीन राशि तक, यहां सप्तम भाव में कोई भी राशि हो सकती है। इस भाव में बैठने वाला ग्रह भी काफी हद तक जिम्मेवार होता है कई बार। और दूसरा है विवाह का कारक ग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विवाह का कारक ग्रह, मैं कहूंगा ये जो सिग्निफिकेटर प्लैनेट होता है मैरिज का, इसके हाथ में बहुत बड़ी चाबी होती है विवाह को देरी से करवाने में या विवाह को सही समय पर करवाने पे। फिर भी ये दो फैक्टर जो होते हैं ये आपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं। आप इनको अगर समझ गए तो ये जो मांगलिक दोष का दिमाग में कंसेप्ट है, जो मिथ है, ये आपका टूट जाएगा। आप समझ गए। आप एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं। जैसे ये मेष लगन की कुंडली है, इस मेष लगन में सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है और मान लीजिए शुक्र सप्तम भाव का स्वामी होके चतुर्थ भाव में बैठा है। तो यहां पर सप्तम भाव का स्वामी भी शुक्र है और अगर ये मेल चार्ट है, मान लीजिए ये मेल चार्ट है यानी किसी पुरुष का चार्ट है, तो सप्तम भाव का स्वामी भी यहां पर शुक्र है और विवाह का कारक ग्रह भी शुक्र होगा। पुरुषों की कुंडली में विवाह का कारक ग्रह शुक्र है। अब ये समझ गए आप। अब दोनों ही एक बन गए। चतुर्थ भाव में शुक्र जो होते हैं ये दिग्बली होते हैं, यानी इनके पास एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी है। अब ऐसे केस में ये जातक अगर मांगलिक भी है, मान लो मंगल पहले में बैठा है या मंगल चौथे में बैठा है, मंगल सप्तम में बैठा है, मंगल अष्टम में बैठा है, मंगल 12वें में बैठा है, कहीं पर भी मंगल बैठ जाए, मांगलिक दोष जिन्हें नहीं मालूम मैं बता दूं, अगर आपकी जन्म पत्रिका के मंगल पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा है तो मंगल दोष कहलाता है। साउथ इंडिया में सेकंड हाउस के मंगल को भी मांगलिक मानते हैं, पर हम नॉर्थ इंडिया के पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं। तो ये मंगल है। ऐसे केस में शुक्र जो कि बलवान है वो 25वें वर्ष में हर हालत में विवाह करवा देगा। 25 से 26 के बीच में विवाह करवा देगा। पर यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, साथ में एक टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा याद रखो, वो है आपकी महादशा, आपकी अंतर्दशा और आपकी प्रत्यंतर दशा। ये जो दशा होती है ये किंग की तरह होती है, राजा की तरह होती है। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, वैसे तो 5 होती हैं, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, पर हम 3 ही मेन ले रहे हैं। अगर इसमें से जब तक विवाह को फेवर करने वाली महादशा ना हो या स्ट्रॉन्ग विवाह को फेवर करने वाली अंतर्दशा ना हो या प्रत्यंतर दशा में विवाह को फेवर करने वाली दशाएं ना हो,
तो भी विवाह लेट होता है। इस चीज को समझ लीजिए, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। बेशक आपका सिग्निफिकेटर प्लेनेट वेल प्लेस्ड है, स्ट्रेंथ में अच्छा है, पर अगर दशा फेवरेबल नहीं है मैरिज के लिए तो भी विवाह में देरी होती है। और हां, महादशा या अंतरदशा में अगर फेवरेबल दशा है तो ये मैरिज को टाइमली करवाएगा। इस चीज को ध्यान में रख। राहु और केतु का रोल भी बड़ा है। राहु और केतु यानी कि राहु की दशा, केतु की दशा, इन्हें भी आप मैरिज की फेवरेबल दशाओं में काउंट कर सकते हो। जैसे महादशा में राहु हो या अंतरदशा में राहु हो या प्रत्यंतर में राहु हो, मैं तो ये कहूंगा कि राहु जितने मर्जी उल्टे काम करता हो आपके जीवन में, पर मैरिज करवाने में इसका बहुत फेयर मामला है। मतलब ये शादी को नहीं रोकता, आगे ले जाता है। केतु की अंतरदशा हो या महादशा हो तो वो शादी करवा देता है। यहां तक कि मेरा खुद का विवाह केतु की जो है अंतरदशा में हुआ था। खैर, ये दशाएं मैरिज के लिए फेवरेबल है। तो आप ही विचार कीजिए, मंगल दोष बेचारा कर क्या रहा है। अब मैं मंगल दोष पर आता हूं। अभी एक चीज तो क्लियर हो गई कि विवाह में देरी क्यों होती है। पहला फैक्टर सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव, दूसरा कारक। अगर ये फीमेल चार्ट होता तो वहां पर बृहस्पति का अपना रोल होता। अगर मान लो गुरु नवम भाव में अच्छे से बैठा हुआ है, जुपिटर नवम भाव में अच्छे से बैठा हुआ है, तो भी विवाह टाइम पर होता। पर अगर कारक ग्रह कमजोर पड़ जाए, अस्त हो जाए, नीच का हो जाए, नवमांश में कमजोर हो जाए, तो भी विवाह में देरी होती है। अब आप खुद विचार कीजिए, बेचारा मंगल क्या कर रहा है, हैं? और हम बेचारे मंगल को वैसे ही बदनाम करते रहते हैं कि मंगल दोष हो गया तो इसका मतलब मामला गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं है। मंगल करता क्या है, आओ समझते हैं। और इसे क्यों हमारे ज्योतिष में हमारे ऋषियों ने मांगलिक को कोई अच्छा नहीं माना। मंगल ऊर्जा का सबसे बड़ा ग्रह है। सूरज के बाद मंगल भी एक एनर्जी से भरा हुआ ग्रह है जो हमें ऊर्जा देता है, ताकत देता है। ताकत फाइट करने की, ताकत अपने कर्म को अच्छे तरह से मजबूती के साथ करने की, ताकत किसी भी चीज का अभ्यास करने की, ताकत आपको हार न मानने की। कितनी भी बार इंसान को हारना क्यों ना पड़ जाए, पर फिर से उठ खड़ा होता है आदमी। तो मंगल की ताकत, इसलिए जिन लोगों का मंगल मजबूत होता है, ये लोग जल्दी हार नहीं मानते और अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो मंगल को विवाद का ग्रह भी कहते हैं। लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, मार पिटाई का ग्रह भी कहते हैं। मंगल दोष का विचार इसलिए किया जाता है कि एक तरह से जब कुंडली मिलान होता है तो लड़के का एनर्जी लेवल और लड़की का एनर्जी लेवल ये बराबर होना चाहिए या थोड़ा सा लड़के का एनर्जी लेवल ऊपर होना चाहिए। ये नियम है। अब एनर्जी लेवल कैसे नापेंगे? सिर्फ मंगल से। आपकी कुंडली में बैठे हुए मंगल की स्थिति से व्यक्ति का एनर्जी लेवल नापा जाएगा। अब इन स्थानों पर मंगल जब आता है
तो यहां पर मंगल का एनर्जी लेवल थोड़ा कम ही माना जाता है। अब लड़के का एनर्जी लेवल मान लो थोड़ा कम है, तो अगर आप लड़की भी मांगलिक ही ढूंढते हैं तो उसका भी ओबियसली थोड़ा सा कम ही होगा, तो ऑटोमेटिक दोनों का मैच हो जाएगा। अब सपोज करो एक मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है, और मंगल एक का मान लो 10वें भाव में बैठा हुआ है। अब 10वें भाव में जो मंगल होता है, अब मान लो मंगल यहां बैठा है, ये 10वें भाव का मंगल। सभी जानते हैं 10वें भाव में मंगल दिग्बली होता है, बड़ा पावरफुल होता है। अब एक व्यक्ति आपने लड़का पकड़ा जिसका मंगल 10वें में है, और लड़की ऐसी पकड़ी जो मांगलिक है। एक गाना है फिल्म में, तुम मुझसे इतना डरोगे तो प्यार कैसे करोगे। अब जो जिसका मंगल ताकतवर है वो व्यक्ति तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, पर वो जब भी अपनी बात को कहता है वो बड़े दबंग तरीके से बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। जबकि मांगलिक लोगों में थोड़ा स्वभाव अलग होता है। मांगलिक व्यक्ति दिन में 3 बार झगड़ा कर लेता है, पर वो कभी भी झगड़े को सीरियसली नहीं करता। झगड़ा छुटपुट कहा सुनी करता रहता है, और उसको इस चीजों में आनंद सा आता है। उसको लगता है मैंने सुना लिया। अब सामने वाली पार्टी ने भी सुना लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। ये लोग बहुत जल्दी कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं लेते, पर जिन लोगों का मंगल स्ट्रांग है, अगर उन्हें ये अनुभव हो जाए कि यार ये व्यक्ति के साथ मेरा जीवन सही ढंग से नहीं चल रहा है, वो तुरंत कोर्ट कचहरी पहुंच जाएगा और मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मामला ऐसे भी होता है। दूसरा, फिजिकल रिलेशनशिप में मंगल का बहुत बड़ा योगदान होता है। फिजिकल रिलेशनशिप जब पति पत्नी के बनते हैं, उसमें अगर दोनों का एनर्जी लेवल मैच नहीं करेगा तो भी मैरिज लाइफ खटाई में डल जाएगी। तो इसलिए मंगल दोष विवाह के बाद बड़ा महत्व रखता है। उसका टाइमिंग से इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ता कि मैरिज 24 में हो रही है कि 22 में हो रही है कि 25 में हो रही है कि 30 में हो रही है कि 28 में हो रही है। मंगल को दोष को इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। आपको ऐसे बहुत से केस दिख जाएंगे कि यहां पर 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल बैठा है, फिर भी उनकी शादी 25वें में हो गई, 24वें में हो गई, 22वें में हो गई, 21वें में हो गई। लड़की है तो 19वें में भी हो गई। वो उनके लिए बड़ा महत्व का मामला नहीं है। शादी तो जल्दी हो जाती है मांगलिक दोष के होने पर भी। और मैंने आपको कारण भी बताया कि कारण क्या है, किन किन वजहों से होती है ये। परंतु मंगल दोष शादी के बाद समस्या पैदा कर सकता है। ये आपस में हमेशा कुछ ना कुछ चुट मुट इनकी चलती ही रहती है। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा खा जाना, चीखना चिल्लाना। क्योंकि मांगलिक व्यक्ति घर के अंदर तो बड़ा शोर शराबा मचा सकता है, अब बड़ा डोमिनेशन दिखा सकता है, पर घर के बाहर एकदम शांत, बड़ा सॉफ्टली बिहेव करने वाला, बड़े आराम से बातचीत करने वाला व्यक्ति होता है। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि मांगलिक दोष का डिले इन मैरिज में कोई खास योगदान नहीं होता। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बताएं। धन्यवाद।